हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस सीरीज के थ्रू हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की वेरियस कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं जो आपकी सीए फाउंडेशन एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 खत्म कर लिया है विच वाज द नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, और अभी हम चैप्टर 2 में हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। देखिए, पिछले वीडियो में हमने डिमांड की मीनिंग डिस्कस करी थी, राइट। आज हम डिटर्मिनेंट्स देखेंगे। डिटर्मिनेंट्स बेसिकली वो फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। डिमांड को इंक्रीज भी कर सकते हैं और किसी भी चीज की डिमांड को डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो ऐसे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को चेंज करते हैं, वो आज हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली देयर आर 6 मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड जिसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। लेकिन बिफोर वी गो इनटू द डिटेल, एक बार एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये 6 डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है। देखिए, पहला तो इट इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कोई भी कमोडिटी की खुद की प्राइस भी उसके डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है। देन प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज या फिर अदर कमोडिटीज, ठीक है, तो वो भी उस चीज की डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है। देन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर के पास कितना इनकम है खर्च करने के लिए, वो भी उसकी डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। देन उसकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी डिमांड को चेंज करती है। देन कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर के रिगार्डिंग एक्सपेक्टेशन या उनके इनकम के रिगार्डिंग या चीजों की प्राइस के रिगार्डिंग एक्सपेक्टेशंस भी डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है। एंड देन 6th कैटेगरी में हमने अदर फैक्टर्स लिया हुआ है जहाँ पे हम इनके अलावा, इन 5 के अलावा अदर फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है। सो मोटा मोटा ये 6 आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो चलिए अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं इनके। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डिटर्मिनेंट, दैट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, obviously the goods own price is a key determinant of its demand। देखिए, जो गुड की खुद की प्राइस है, जब वो चेंज हो जाती है ना, तो उसकी डिमांड भी चेंज हो जाती है। तो कैसे एग्जैक्टली चेंज होती है? देखिए, ceteris paribus, दैट इज अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। देखिए, ceteris paribus का मतलब होता है कि अगर आप बाकी चीजें कांस्टेंट रखो, बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखो और सिर्फ प्राइस को चेंज करो, देन the demand for a commodity is inversely related to its price. It implies that a rise in the price of a commodity brings about a fall in the quantity purchased and vice versa. अब इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी चीज की प्राइस इंक्रीज करो तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है, और अगर आप कोई भी चीज की प्राइस डिक्रीज करो तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल उल्टा या इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस का एंड डिमांड का। देखिए, ये चीज आपने खुद भी नोटिस किया होगा अपने सराउंडिंग में भी कि जब भी कोई चीज महंगी हो जाती है, उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है, तो लोग उसे कम खरीदने लग जाते हैं ना, उसकी डिमांड कम हो जाती है। लेकिन जब भी प्राइस फॉल हो जाता है या चीजें सस्ती हो जाती है तो बहुत ज्यादा लोग उसे खरीदने लगते हैं, राइट। तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो ये एक यूनिवर्सल लॉ भी है। तो ऐसा होता क्यों है? क्यों प्राइस और डिमांड का उल्टा रिलेशनशिप होता है? तो इसके पीछे मेनली 2 कारण। देखिए, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये 2 इफेक्ट की वजह से प्राइस और डिमांड का बिल्कुल उल्टा रिलेशनशिप होता है। इनकम इफेक्ट समझते हैं पहले। देखिए, क्या होता है ना, जब भी कोई चीज सस्ती हो जाती है, उसकी प्राइस डिक्रीज हो जाती है, तो क्या होता है, विद द सेम इनकम आप ज्यादा खरीद पाते हो ये गुड, राइट, क्योंकि ये सस्ती हो गई है। तो विद द सेम इनकम यू कैन बाय मोर ऑफ दिस गुड। लेकिन जब कोई भी इनकम महंगी हो जाती है, उसकी प्राइस इंक्रीज होती है, सो विद द सेम इनकम नाउ यू कैन बाय लेस ऑफ दिस गुड। तो इसलिए प्राइस डिक्रीज होने पे डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज नाउ यू आर एबल टू परचेज मोर, और प्राइस इंक्रीज होने पे डिमांड कम हो जाती है क्योंकि नाउ यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड दैट कमोडिटी एज बिफोर, ठीक है। अब दूसरा रोल प्ले करता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? देखिए, जब कोई भी चीज महंगी हो जाती है ना, मान लीजिए वो ए कमोडिटी है, ठीक है, कमोडिटी ए जो महंगी हो गई,
अब मान लीजिए एक और कमोडिटी है, कमोडिटी बी, जो कमोडिटी ए जैसा ही है, सिमिलर प्रोडक्ट है, लेकिन ये थोड़ा सस्ता है। तो लोग क्या करते हैं, जब ए की प्राइस इंक्रीज हो जाती है ना, तो लोग ए को खरीदना छोड़ देते हैं और बी को खरीदना स्टार्ट करते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूट के पास चले जाते हैं। तो इस वजह से ए की डिमांड कम हो जाती है। ऑन द अदर हैंड, अगर ए की प्राइस डिक्रीज हो गई, ठीक है, अगर ए सस्ता हो गया, तो जो लोग बी खरीद रहे थे ना पहले, अब वो बी को छोड़ के ए खरीदने लग जाएंगे, क्योंकि ए इज चीपर देन बी नाउ। अब दोनों ए और बी सेम काम करते हैं, लेकिन ए थोड़ा चीपर है, तो लोग ए को खरीदेंगे, राइट। तो जब भी प्राइस डिक्रीज होता है तो लोग सब्स्टिट्यूट, जो सस्ता सब्स्टिट्यूट है ना, उसके पास आ जाते हैं। इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एंड बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑल्सो आपको देखने को मिलता है कि प्राइस और डिमांड की बिल्कुल उल्टा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, कि जब भी देयर इज अ राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, देन देयर इज अ फॉल इन द क्वांटिटी परचेस्ड और फॉल इन द डिमांड। और जब भी प्राइस में फॉल होती है, सो देयर इज राइज इन डिमांड। So I hope you've understood this, right? Quite easy. Now let's move on. Now coming to the second determinant, that is price of related commodity. देखिए पहले तो हमने देखा था कि खुद की प्राइस, एक गुड की खुद की प्राइस कैसे उसकी डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है, राइट। अब ये सेकेंड पॉइंट में हम देख रहे हैं कि खुद की प्राइस तो सेम है, लेकिन उसके आसपास के जो रिलेटेड कमोडिटी है उनकी अगर हम प्राइस चेंज कर दे तो कैसे वो गुड की डिमांड चेंज होती है पहले वाली गुड की। ओके, सो देखिए रिलेटेड कमोडिटीज में बेसिकली हम दो टाइप ऑफ कमोडिटीज देखते हैं, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड कॉम्पीटिंग गुड्स। तो एक एक करके स्टडी करते हैं। चलिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, देखिए बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स है जो साथ साथ में यूज होते हैं, वी यूज देम टुगेदर। जैसे कि टी एंड शुगर, हम चाय के साथ चीनी लेते हैं, राइट, और चीनी के बिना चाय अधूरी होती है। सिमिलरली ऑटोमोबाइल एंड पेट्रोल, अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो हम पेट्रोल के साथ चलाते हैं, फॉर पेट्रोल ड्रिवन कार्स। ओके, सो ये भी साथ साथ में यूज होते हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्स। सिमिलरली पेन एंड इंक, इनको भी हम साथ साथ में यूज करते हैं, और बिना इंक के पेन का क्या काम, राइट। तो ऐसे चीज जो साथ में खरीदे भी जाते हैं और साथ में कंज्यूम भी किए जाते हैं, उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एक खास बात क्या होती है ना, कि जब भी कोई एक कॉम्प्लीमेंट की डिमांड इंक्रीज होती है ना, तो दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की भी डिमांड इंक्रीज होती है। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए ऑटोमोबाइल और पेट्रोल की ही बात करते हैं। जब भी ऑटोमोबाइल की डिमांड इंक्रीज होती है, तो ऑटोमोबाइल के चलाने के लिए पेट्रोल भी तो चाहिए ना, तो पेट्रोल की भी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। और जब ऑटोमोबाइल की डिमांड डिक्रीज भी होती है, तो लोगों को कम पेट्रोल की जरूरत होती है, राइट, तो पेट्रोल की भी डिमांड डिक्रीज हो जाती है। तो जैसा फेट ये पहले वाले गुड का है ना, वैसा ही सेम फेट ये दूसरे वाले कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी होता है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए आपने कोई एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस चेंज कर दी, तो ये दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे क्या फर्क पड़ता है। लेट्स से कि आपने ऑटोमोबाइल की प्राइस चेंज कर दी, ठीक है, आपने जो ऑटोमोबाइल की प्राइस है वो डिक्रीज कर दी, तो क्या होगा, पहले ऑटोमोबाइल में क्या इफेक्ट होगा। देखिए जब आप ऑटोमोबाइल की प्राइस डिक्रीज करोगे तो ऑटोमोबाइल की डिमांड तो इंक्रीज होगी, क्योंकि किसी भी चीज की प्राइस डिक्रीज करने पे उसकी डिमांड इंक्रीज होती है। अभी अभी हमने पॉइंट 1 पे पढ़ा था, राइट। अब जब ऑटोमोबाइल की डिमांड इंक्रीज होगी ना, तो पेट्रोल की भी डिमांड इंक्रीज होती है, क्योंकि ऑटोमोबाइल को चलाने के लिए हमें पेट्रोल की जरूरत होती है, ठीक है। तो जब आप कोई एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस डिक्रीज करते हो ना, तो वो गुड की तो डिमांड इंक्रीज होती है, साथ में जो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसकी भी डिमांड इंक्रीज होती है। अब ये वाइस वर्सा के लिए भी ट्रू है, ठीक है। मान लीजिए आपने ऑटोमोबाइल की प्राइस इंक्रीज कर दी, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, ऑटोमोबाइल की डिमांड डिक्रीज होती है, क्योंकि अब ऑटोमोबाइल महंगा हो गया है, राइट। तो महंगा जब हो जाता है कोई कमोडिटी, तो उसकी डिमांड डिक्रीज होती है। अब जब ऑटोमोबाइल की डिमांड डिक्रीज होती है, तो
तो पेट्रोल की भी डिक्रीज होती है, क्योंकि बिना ऑटोमोबाइल के आप पेट्रोल कहाँ पे यूज करोगे, राइट। तो देखिए, जब आप एक कॉम्प्लीमेंट की प्राइस इंक्रीज करते हो तो वो गुड की तो डिमांड डिक्रीज होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो उसकी कॉम्प्लीमेंट गुड्स है उसकी भी डिमांड डिक्रीज होती है। क्लियर? ओके, अब इसी चीज को थ्योरी में एक बार हम देख लेते हैं कि क्या बुक में क्या लिखा है, ठीक है। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। ओके, सी, when the price of one complement falls, the demand for other rises. समझ गए ना? For example, if petrol-driven cars become cheaper, demand for petrol increases. देखिए, जब petrol-driven cars cheaper होते हैं, तो cars की भी डिमांड इंक्रीज होती है, और साथ साथ में जो उसकी कॉम्प्लीमेंट आइटम है पेट्रोल, वो उसकी डिमांड भी इंक्रीज होती है, ठीक है। Conversely, an increase in the price of one complement reduces the demand for other. जैसे कि अगर कार की प्राइस इंक्रीज हो गई है तो कार की तो डिमांड डिक्रीज होती है, साथ में उसकी जो कॉम्प्लीमेंट है पेट्रोल, उसकी भी डिमांड रिड्यूस होती है। ओके, सो inverse relation exists between demand for a good and the price of its complement. देखिए, गुड जो हमने पॉइंट 1 पे देखा था कि प्राइस ऑफ अ गुड एंड डिमांड ऑफ द सेम गुड, राइट, इनकी भी इनवर्स रिलेशनशिप होती थी, जैसा हमने पॉइंट 1 पे देखा था, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में भी इनवर्स रिलेशनशिप होता है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि जो फेट, ठीक है, जो फेट एक कमोडिटी की है ना, कमोडिटी ए, तो सेम फेट उसकी कॉम्प्लीमेंट्री, फॉर इंस्टेंस अगर उसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बी है तो इट ऑल्सो हैज द सेम फेट। तो अगर ए का अपने प्राइस के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड का बी का भी प्राइस के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होगा ए के प्राइस के साथ। ओके, तो ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कोई कह रहा है ना, तो इसका इनवर्स रिलेशनशिप होता है, क्योंकि नॉर्मली भी प्राइस और गुड का इनवर्स रिलेशनशिप ही होता है, जैसा कि हमने पॉइंट 1 में देखा था, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू कॉम्पीटिंग गुड्स और सब्स्टिट्यूट। अब कॉम्पीटिंग गुड्स वो गुड्स हैं जो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे कि चाय और कॉफी। अगर हम चाय लेंगे तो हम कॉफी नहीं लेते, राइट। अगर हम कॉफी लेते हैं तो चाय नहीं लेते, यानी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट के रूप में हम देखते हैं। सिमिलरली इंक पेन एंड बॉल पेन एंड डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ टूथपेस्ट, आप एक टाइम पे एक ही चीज यूज करते हो, इनको आप साथ साथ में यूज नहीं करते, है ना। अब ऐसे गुड्स के केस में क्या होता है, देखिए, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट लीड्स बायर टू स्विच टू अ चीपर सब्स्टिट्यूट। फॉर इंस्टेंस टी एंड कॉफी का ही देख लेते हैं। मान लीजिए टी की प्राइस इंक्रीज हो गई आज, राइट, तो टी अब महंगी हो गई है, तो लोग क्या करेंगे, लोग टी पीना कम कर देंगे और कॉफी पीना स्टार्ट कर देंगे। तो जब भी देखिए टी की प्राइस इंक्रीज हुई है, कॉफी की डिमांड इंक्रीज हुई है। सो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट लीड्स बायर टू स्विच टू चीपर सब्स्टिट्यूट। कॉफी अब चीपर हो जाती है ना जब टी की प्राइस इंक्रीज होती है, सो लोग अब ज्यादा कॉफी पीना स्टार्ट करते हैं। तो इस वजह से जो सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड है ना, वो इंक्रीज हो जाती है। Now this decreases the demand for original product that was tea and increases the demand for substitute product that was coffee. ठीक है, आप समझ गए। Now conversely, a decrease in price of one product leads to a decrease in demand for its substitute. जैसे कि मान लीजिए टी की प्राइस डिक्रीज हो गई, राइट, अब टी सस्ता हो गया है तो लोग ज्यादा टी पीना स्टार्ट करेंगे। तो पहले जो लोग कॉफी भी पी रहे थे ना, अब वो टी के पास आ जाएंगे, क्योंकि टी इज नाउ चीपर देन कॉफी। तो जब भी एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज होती है ना, तो दूसरी जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है इसकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे कॉफी की डिमांड डिक्रीज हो गई है चाय की प्राइस डिक्रीज होने के वजह से, राइट। तो इस केस में देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इफ टी बिकम्स चीपर पीपल बाय मोर टी एंड लेस कॉफी, जो कि आप समझ गए, राइट। सो यहाँ पे आपको डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलता है
बिटवीन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट्स। यानी कि देखिए, अगर प्राइस टी की प्राइस डिक्रीज हो रही है तो कॉफी की डिमांड डिक्रीज हो रही है, सेम हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे एक डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशन आपको देखने को मिल रहा है। अगर टी की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो रही है, अगेन डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो सब्स्टिट्यूट के केस में रिलेशनशिप इज पॉजिटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में रिलेशनशिप इज इनवर्स। ओके, आपको ये इतना समझ आ गया, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन। Now let's look at the third determinant of demand, that is disposable income of consumers. देखिए, disposable income क्या है? अगर आप अपने इनकम से, ठीक है, टैक्स हटा दो एंड जो भी आपके कंपल्सरी पेमेंट्स है, जैसे कि हो सकता है आपने EMI लिया हो, EMI में कुछ चीज खरीदा हो, ठीक है, या फिर आप PF पे कंट्रीब्यूट करते हो, तो ये सब कंपल्सरी पेमेंट्स है जो आपके इनकम से कटती है, राइट। तो ये सब काटने के बाद जो आपका इनकम बचा ना, आपके खुद के खर्च करने के लिए जो इनकम बचा, उसको हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। नाउ देखिए, परचेजिंग पावर इज डिटरमाइंड बाय डिस्पोजेबल इनकम। आपके पास कितना इनकम है वो डिटरमाइन करता है कि आप क्या खरीद सकते हो, कितना खरीद सकते हो, राइट। डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पोटेंशियल बायर्स। अब जनरली क्या होता है ना, अगर आपका इनकम ज्यादा है तो आप चीजों की डिमांड ज्यादा करते हो। इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम टेंड्स टू इंक्रीज डिमांड्स फॉर गुड एंड सर्विसेज एट एनी गिवन प्राइस, ठीक है। कोई भी अगर गुड की प्राइस कुछ भी हो, लेकिन अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो नॉर्मली आप ज्यादा चीजें खरीद रहे होते हो। अब ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू, डिक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम जनरली लोअर्स द क्वांटिटी डिमांड एट ऑल प्राइसेस। अगर आपकी इनकम कम है तो जनरली आप कम चीजें खरीदते हो और आपकी चीजों की डिमांड भी कम होती है। अब देखिए, यहाँ पे हमने जनरली टर्म यूज किया है। अब ये क्यों किया है? क्योंकि देखिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में दिस इज ट्रू कि विद इंक्रीज इन इनकम आपकी डिमांड इंक्रीज होती है, लेकिन हर केस में ये ट्रू नहीं होता। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कि इनकम, ठीक है, इनकम के साथ कोई भी गुड्स की क्या रिलेशनशिप है, गुड्स की डिमांड की, उसके बेसिस में हमने गुड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। चलिए वो देखते हैं एक बार। ओके, टाइप्स ऑफ गुड्स बेस्ड ऑन इनकम। फर्स्ट आता है नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स यानी कि जो मोस्टली जो आपके घर में गुड्स मिलते हैं वो नॉर्मल गुड्स के कैटेगरी में ही आते हैं, जैसे कि आपके हाउस होल्ड फर्नीचर, क्लोथिंग या ऑटोमोबाइल्स। तो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, डिमांड इंक्रीजेस एज कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेस। तो जो जनरली हमने जिस गुड के लिए कहा था वो नॉर्मल गुड्स के लिए ही कहा था कि जनरली जब इनकम इंक्रीज होती है तो चीजों की डिमांड भी, नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज होती है। और जब रिसेशन होता है, आपकी इनकम कम होती है, सो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स फॉल ड्यूरिंग सच टाइम। तो ये तो हो गया नॉर्मल गुड। अब एक दूसरे टाइप के गुड होते हैं जिनको हम इंफीरियर गुड कहते हैं। देखिए, इंफीरियर गुड्स वो गुड्स है जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज आप जिन्हें कह सकते हो, जैसे कि फूड ग्रेन्स या फ्यूल। जनरली जो लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं ना, उनको हम इंफीरियर गुड कहते हैं। अब क्या होता है ना, इंफीरियर गुड्स के साथ जब भी आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो अप टू अ सर्टेन पॉइंट इंफीरियर गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज होती है, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इनकी डिमांड डिक्रीज होने लग जाती है। क्योंकि व्हेन यू बिकम सफिशिएंटली रिच, या फिर जब आपकी इनकम ठीक ठाक होने लग जाती है, तो आप लो क्वालिटी गुड खरीदना छोड़ देते हो और आप हाई क्वालिटी गुड पे शिफ्ट कर लेते हो, ठीक है। तो आफ्टर अ सर्टेन इनकम लेवल, अगर आप एक पर्टिकुलर इनकम लेवल रीच कर गए, उसके बाद यू गिव अप बाइंग इंफीरियर गुड्स एंड यू स्टार्ट बाइंग हाई क्वालिटी गुड्स। तो यही लिखा हुआ है यहाँ थ्योरी में भी, आप देख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट देखिए, क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस ओनली अप टू अ सर्टेन इनकम लेवल and then decreases beyond that. Demand for inferior good decreases as income rises as people shift to better quality goods. तो समझ आ गया आपको inferior भी। Now there is another type of good जिसको हम luxury goods कहते हैं।
लग्जरी गुड्स तो आपको पता ही है, जो रिच लोग खरीदते हैं, महंगे गुड्स, राइट, प्रेस्टीज वैल्यू के गुड्स। और उसमें क्या क्या आता है देखिए, लग्जरी कार्स, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरीज, पेंटिंग्स, महंगे महंगे पेंटिंग्स। तो ये लग्जरी गुड्स की डिमांड कैसे चेंज होती है इनकम के साथ? देखिए, अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है एंड यू बिकम अ रिच पर्सन, तो तब आप लग्जरी गुड्स की डिमांड करने लग जाते हो। एंड जैसे ही आप और अमीर होते जाते हो, यू इंक्रीज, आप और रिच होते जाते हो, तो लग्जरी गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज होती जाती है। इट कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। देखिए, डिमांड फॉर लग्जरी एंड प्रेस्टीज गुड्स इंक्रीजेस विथ हायर इनकम। Examples include luxury cars, high-end electronics, etc. Demand for luxury goods rises continuously with increasing income. अगर आप अमीर लोगों में आपकी गणना हो गई, तो जितना आप और अमीर होते जाओगे, लग्जरी गुड्स की डिमांड आप इंक्रीज करते ही जाते हो। तो देखिए, ये 3 प्रकार के गुड्स थे। तो आपने देखा कि नॉर्मल गुड्स में जो जनरली वाला प्रिंसिपल कि इनकम इंक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होता है, वो लागू होता है। लेकिन इंफीरियर गुड में वो लागू नहीं होता। इंफीरियर गुड में जब एक टाइम पे ऐसा आता है कि जब आपकी इनकम लेवल एक सर्टेन लेवल से बड़ा होता है, तो आप इंफीरियर गुड की डिमांड कम कर देते हो, राइट। और लग्जरी गुड्स में क्या होता है कि आपको एक लेवल रीच करना पड़ेगा, एक रिच होना पड़ेगा पहले आपको, राइट। और जब आप वो अमीर लोगों की गणना में आ गए, उसके बाद से आपका डिमांड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाता है। So this was about income. Now the fourth determinant of demand is the taste and preference of buyers. देखिए, जो बायर की टेस्ट है, उसकी प्रेफरेंस है, वो चीज उसकी डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकती है। आपकी टेस्ट अलग हो सकती है, मेरी टेस्ट अलग हो सकती है, तो उसके बेसिस में हम जो चीजों की डिमांड करते हैं वो भी डिफरेंट हो सकती है, राइट। People's preference for goods affect demand. Modern or trendy items are higher in demand compared to outdated ones. Generally लोग ट्रेंडी चीजों का ही डिमांड ज्यादा करते हैं। And consumers may discard still usable items for newer fashionable ones. उनके पास कुछ चीजें हैं जो still usable है, अभी भी वो उसको यूज किया जा सकता है, लेकिन still वो यूज नहीं करते और वो newer fashionable चीज खरीदने लग जाते हैं। अक्सर क्लोथिंग के साथ हमने ये होता हुआ देखा है, राइट। आप पुरानी क्लोथिंग आप स्टिल उनको यूज कर सकते हो, बट आप नहीं करते क्योंकि अब नया फैशन आ गया है। तो देखिए, टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, ये सब चीज भी डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है ना। कई बार क्या होता है ना कि देयर आर सर्टेन एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपकी टेस्ट को या फिर आपकी यूटिलिटी को इन्फ्लुएंस करती है, चेंज करती है, तो उनको हमने इफेक्ट्स का नाम दिया हुआ है। एंड देयर आर 3-4 इफेक्ट्स जो आपकी प्रेफरेंस को चेंज करती है एंड इन टर्न आपकी डिमांड को भी चेंज करती है। सो लेट्स लुक एट देम। नाउ द फर्स्ट इफेक्ट इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। देखिए, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में क्या होता है कि आप दूसरों के कंजम्पशन बिहेवियर को कॉपी करते हो। फॉर इंस्टेंस, आपका पड़ोसी क्या कर रहा है, आपका दोस्त क्या कर रहा है, आप भी उसी तरह की चीजें करने की कोशिश करते हो। देखिए, फॉर इंस्टेंस, पीपल एम्यूलेट अदर्स कंजम्पशन बिहेवियर। एम्यूलेट यानी कि कॉपी करना। Seeing others with a product influence one's own desire to own it. Example, seeing a neighbor with a new cell phone may prompt someone to want one too. मान लीजिए आपका नेबर आईफोन यूज कर रहा है, ठीक है, आप एंड्रॉइड कर रहे थे, लेकिन उसको देख के आपको भी आईफोन खरीदने का मन कर गया। So you are changing your demand, right? And you are increasing the demand for iPhone. तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट एक ऐसा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जो सर्टेन चीजों की डिमांड को इंक्रीज कर देता है। फॉर इंस्टेंस, यहाँ पे आईफोन की डिमांड को इंक्रीज कर दिया। नाउ द नेक्स्ट इफेक्ट इज बैंडवैगन इफेक्ट। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। कई बार तो इनको एक ही भी माना जाता है और इंटरचेंजेबली यूज करा जाता है। तो इसमें क्या होता है ना कि डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस बिकॉज अदर्स आर कंज्यूमिंग इट। इसमें जनरली जो हर्ड मेंटालिटी है ना, वो यूज होता है कि अगर बाकी सब लोग एक चीज कर रहे हैं तो आप भी उस चीज में कूद जाओ, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, मान लीजिए आपके जो ग्रुप है, आपकी जो सर्कल है, सब स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको इतना आइडिया भी नहीं स्टॉक मार्केट का,
बट जस्ट बिकॉज सब लोग कर रहे हैं सो यू आर ऑल्सो डूइंग इट। तो ये हर्ड मेंटालिटी को हम बैंड वैगन इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि पीपल बाय सर्टेन थिंग्स टू बी फैशनेबल और फिट इन विद अ पर्टिकुलर ग्रुप। आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप में फिट इन होना है, ठीक है। तो इवन इफ यू डोंट लाइक इट और समटाइम्स यू डोंट लाइक इट वेरी मच, स्टिल ग्रुप में फिट होने के लिए आप वो चीज खरीद रहे हो, कर रहे हो। आपको फैशन का पता भी नहीं है, लेकिन सब लोग कह रहे हैं वो फैशनेबल है, तो आपने भी वो चीज खरीद लिया। इसे कहते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। इंग्लिश में आपने कहावत भी सुनी होगी, जंप इनटू द बैंड वैगन करके, राइट, कि अगर सब लोग कूद रहे हैं तो आप भी कूद जाओ। तो इस टाइप का इफेक्ट इज बैंड वैगन। अगेन ये चीजों की, सर्टेन चीजों की डिमांड को इंक्रीज कराता है। नेक्स्ट इज द स्नॉब इफेक्ट। नाउ स्नॉब इफेक्ट बिल्कुल ऑपोजिट है डेमोन्स्ट्रेशन एंड बैंडवैगन का। यहाँ पे आप कॉमन चीज को पसंद नहीं करते, यहाँ पे आपकी चाह होती है यूनिक होने का, ठीक है। ये एक ऐसे साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जहाँ पे आप कॉमन चीजें को डिस्कार्ड करते हो और आप यूनिक चीजें खरीदते हो। जनरली लड़कियों में आपने देखा होगा कि जब वो पार्टी में जाती है तो उनका मन होता है कि वो सबसे यूनिक ड्रेस पहने, राइट। अगर उनके फ्रेंड के पास सेम ड्रेस है तो वो नहीं खरीदेंगी, वो नहीं यूज करेंगी, वो यूनिक ड्रेस ही पहनेंगी। तो इसको हम कहते हैं स्नॉब इफेक्ट। देखिए, डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिक्रीजेस व्हेन अदर्स आल्सो कंज्यूम इट। जैसे कि वो लड़की शॉपिंग करने गई, राइट, और उसने देखा कि एक ड्रेस है जो उसकी फ्रेंड से सिमिलर है, तो वो चीजें वो नहीं खरीदेगी, वो कुछ और खरीदेगी। तो वो पर्टिकुलर ड्रेस का डिमांड डिक्रीज हो गया है बिकॉज ऑफ स्नॉब इफेक्ट। See, people want to be unique and separate from the mainstream. आपको mainstream से अलग होना है, unique होना है। Example, someone might stop using a product if it becomes too common. लड़कों में भी होता है, ऐसी बात नहीं है, कि जब लड़के देखते हैं कि सारे उनके सर्कल के लोग एक ही तरह की गाड़ी खरीद रहे हैं तो उनको वो गाड़ी खरीदने का मन नहीं करता। उनको लगता है कि बहुत कॉमन हो गया, मैं कुछ यूनिक सा गाड़ी खरीदूंगा या यूनिक सा बाइक खरीदूंगा, राइट। तो इसको भी हम कहते हैं स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट क्या करता है, सर्टेन चीजों की डिमांड को डिक्रीज करा देता है। नाउ जस्ट टू मेक श्योर कि आपको इन इफेक्ट्स का डिफरेंस समझ आ गया है, हमने एक डिफरेंस टेबल भी यहाँ पे बनाया हुआ है। हमने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन और बैंडवैगन को एक ही ब्रैकेट में लिया हुआ है क्योंकि ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, राइट, और स्नॉब इफेक्ट को अलग किया हुआ है। तो चलिए इनका डिफरेंस एक बार देख लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन एंड बैंडवैगन में क्या होता है, पीपल फॉलो अदर्स विदाउट थिंकिंग फॉर देमसेल्व्स। खुद का दिमाग नहीं लगाते, जो बाकी चीज कर रहे हैं वही करते हैं, राइट। स्नॉब में क्या होता है कि लोगों को यूनिक होना है, तो वो यूनिक प्रेस्टिजियस चीजों के पीछे भागते हैं, जो कॉमन चीजें हैं वो ये नहीं खरीदते। डेमोन्स्ट्रेशन एंड बैंडवैगन इफेक्ट क्या करते हैं, ये सर्टेन कमोडिटी की डिमांड को इंक्रीज करते हैं एंड स्नॉब इफेक्ट सर्टेन कमोडिटी की डिमांड को डिक्रीज करता है। तो ये मेन डिफरेंस है और ये एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है कि इनमें से कौन सा इफेक्ट है जो डिमांड को इंक्रीज कराता है। सो हमें कहना चाहिए डेमोन्स्ट्रेशन एंड बैंडवैगन, और अगर डिक्रीज पूछी जाए सो दैट वुड बी स्नॉब इफेक्ट। अब एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जो कि मैंने पहले भी ये एग्जाम्पल दिया था, राइट। जैसे कि पीपल इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट बिकॉज अदर्स आर डूइंग, ये बैंडवैगन या डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का एग्जाम्पल है। एंड अ वुमन अवॉइडिंग अ ड्रेस बिकॉज समवन एल्स शी नोज ऑलरेडी हैज इट, ये स्नॉब इफेक्ट का एग्जाम्पल है। सो डिफरेंस आपको क्वाइट क्लियर हो गया है, राइट। नाउ देयर इज वन मोर इफेक्ट जिसको हम वेवलेंथ इफेक्ट कहते हैं। अब इसमें क्या होता है ना वेवलेंथ इफेक्ट में, कि देयर आर सर्टेन पीपल जिनको सिर्फ रिच या एक्सपेंसिव चीजें पसंद आती है, क्योंकि बिकॉज वो एक्सपेंसिव चीजें इनको हेल्प करती है अपना स्टेटस डिस्प्ले करने में, ठीक है। तो इस तरह के साइकोलॉजिकल इफेक्ट को हम वेवलेंथ इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पे एक्सपेंसिव गुड्स आर कंज्यूम टू डिस्प्ले स्टेटस। जैसे कि आपको डायमंड ज्वेलरी खरीदना है, क्यों खरीदना है, क्योंकि बाकी लोगों को दिखाना है कि आप कितने अमीर हो। आपको महंगी गाड़ी खरीदने हैं, क्यों खरीदना है, जस्ट टू शो ऑफ, अपने स्टेटस, अपनी वेल्थ डिस्प्ले करने के लिए। तो इस तरह की कंजम्पशन हैबिट को हम कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन भी कहते हैं।
बिकॉज ऑफ कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन सर्टन जो ज्वेलरी है या लग्जरी आइटम्स है उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नाउ कहीं बार लोग स्नॉब इफेक्ट और वेवलेन इफेक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको सिमिलर लगता है। देखिए स्नॉब इफेक्ट में भी लोग यूनिक चीजों के पास जाते हैं, ठीक है, और वेवलेन इफेक्ट में भी ये यूनिक होना चाहते हैं, सबसे अलग होना चाहते हैं, अपना स्टेटस दिखाना चाहते हैं कि हम अमीर है। लेकिन मेन फर्क क्या है कि स्नॉब इफेक्ट पे इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको एक्सपेंसिव चीजें ही चाहिए, ठीक है, आपको यूनिक होना है, बट डस नॉट मीन कि यूनिक होने के लिए आप एक्सपेंसिव चीजें ही खरीदेंगे। नॉन एक्सपेंसिव चीजें भी यूनिक हो सकती है, राइट। लेकिन वेवलेन इफेक्ट में आप बिल्कुल एक्सपेंसिव चीजों के पीछे ही भागते हो क्योंकि आपको अपनी वेल्थ दिखानी है। स्नॉब इफेक्ट में आपको यूनिक होना है, वेवलेन इफेक्ट में आपको अपनी अमीरी दिखानी है। So that is the main difference. So I hope you've understood this. Now moving on to the fifth determinant of demand, that is consumers' expectation. देखिए कभी कभार कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस, इनकम एंड सप्लाई कंडीशन उनकी करेंट डिमांड को अफेक्ट करती है। आप कहोगे कैसे, तो देख लेते हैं। देखिए इफ कंज्यूमर एंटिसिपेट, अगर उनको लगता है कि किसी भी चीज की प्राइस इंक्रीज होने वाली है फ्यूचर में, तो वो क्या करेंगे, वो अभी खरीद के रख लेंगे, राइट, क्योंकि अभी सस्ता है। सो दे बाय मोर नाउ टू अवॉइड हायर प्राइसेस लेटर। सिमिलरली अगर किसी को लगता है कि उसकी इनकम इंक्रीज होने वाली है, तो वो फ्रीली आज एक्सपेंड कर सकता है, राइट, वो फ्रीली खर्च सकता है क्योंकि उसे पता है कि फ्यूचर में तो मेरी इनकम इंक्रीज होने वाली है। So they are more willing to spend now. Similarly, अगर किसी को लगता है कि सप्लाई की शॉर्टेज होने वाली है, किसी भी चीज की सप्लाई कम होने वाली है फ्यूचर में, तो वो क्या करेगा, वो आज पाइल अप करेगा, उस चीज को स्टॉक अप करेगा, राइट, ताकि उसे फ्यूचर में कोई स्केर्सिटी फेस ना करनी पड़े। तो देखिए ये तीन इंस्टेंस में क्या हो रहा है कि करेंटली चीजों की डिमांड इंक्रीज हो रही है, राइट। अब एक फोर्थ एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस डिक्रीज, फ्यूचर में किसी भी चीज की प्राइस डिक्रीज होगी, तो आप क्या करोगे, तो उस केस में यू विल वेट, आप आज नहीं खरीदोगे, प्राइस डिक्रीज होने का आप वेट करोगे, जब डिक्रीज हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी, तब आप खरीदोगे, राइट। तो करेंटली आप डिमांड कम कर रहे हो, राइट, क्योंकि आपको फ्यूचर में खरीदना है, सो करेंटली यू आर नॉट डिमांडिंग इट। सिमिलरली अगर आपको लगता है कि आपकी इनकम कम होने वाली है फ्यूचर में, तो फिर आप आज केयरफुल होगे, आप ज्यादा खर्च नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर में आपकी इनकम कम होगी, तो आप सेव करने की कोशिश करोगे आज, ताकि फ्यूचर में आपको दिक्कत ना हो। तो फोर्थ पॉइंट में जब आपकी एक्सपेक्टेशन प्राइस डिक्रीज की हो या इनकम कम होने की हो, तो इस इंस्टेंस में आप चीजों की डिमांड कम कर देते हो। फर्स्ट थ्री इंस्टेंस में आप चीजों की डिमांड इंक्रीज करते हो। तो इस तरह से आपकी एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस या आपकी सैलरी या सप्लाई शॉर्टेजेस, ये सब चीजें भी आपकी डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है। और कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑल्सो मैटर्स। देखिए देश की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, अगर आपकी एक ग्रोइंग कंट्री है जो बहुत अच्छा कर रही है, हर चीज में आगे बढ़ रही है, तो आपको भी कॉन्फिडेंस आता है कि मेरा फ्यूचर ब्राइट है, कि मेरी भी ग्रोथ होगी, मेरी भी सैलरी इंक्रीज होगी। इन दैट केस आप फ्रीली खर्च करते हो, आप चीजों की डिमांड ज्यादा करते हो, राइट। लेकिन अगर आप एक ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको लगता है कि रिसेशन आने वाली है, आपके आसपास के लोग भी ऐसे ही बात करते हैं, न्यूज में भी ऐसा ही न्यूज आता है कि देश की इकोनॉमी खराब होने वाली है, तो इस टाइम पे आप बहुत फ्रीली पैसा खर्च नहीं करोगे, आप बचा के रखना चाहोगे, क्योंकि फ्यूचर बहुत अनसर्टन है, राइट। तो आप सेविंग में लग जाते हो, आप खर्च कम करते हो, तो इन दैट सिचुएशन डिमांड कम हो जाती है। सो आपके कॉन्फिडेंस आपको कितना है अपने देश की इकोनॉमी के प्रति, तो वो भी आपके डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। नाउ मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ एंड द लास्ट डिटर्मिनेंट, जो कि अदर फैक्टर्स है। अब अदर फैक्टर्स में भी कई सारी चीज आती है, जैसे कि साइज ऑफ पॉपुलेशन। देखिए एक इकोनॉमी में अगर बहुत सारे लोग हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे चीजों की जरूरत भी ज्यादा होगी, सो डिमांड भी ज्यादा होगी। और अगर पॉपुलेशन साइज कम है तो डिमांड भी कम होती है। देन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन भी मैटर करती है।
वो पॉपुलेशन में अगर यंग लोग ज्यादा है तो यंग लोग जो चीजें यूज करते हैं वैसे ही चीजों की डिमांड होगी। अगर ओल्ड एज लोग ज्यादा है तो ओल्ड एज चीजों की डिमांड होगी, मे बी स्पेक्टिकल्स की या वॉकिंग स्टिक्स की, जो बूढ़े लोगों को चाहिए होता है, राइट। और अगर बच्चे ज्यादा है तो किड्स के आइटम की ज्यादा डिमांड होगी। सो एज ऑल्सो मैटर्स। देन नेशनल लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आपके देश में, आपकी इकोनॉमी में लोगों की एवरेज इनकम क्या है? गरीब लोग ज्यादा है, अमीर लोग ज्यादा है ना। अगर देखिए, अगर लोगों का इनकम बहुत कम है तो वैसे इकोनॉमी में चीजों की डिमांड कम होती है। लेकिन अगर ठीक ठाक इनकम है लोगों के कि वो खरीदने की एबिलिटी रखते हैं चीजों की, देन डिमांड ज्यादा होती है। और डिस्ट्रीब्यूशन भी, देखिए अगर एक इकोनॉमी में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस है बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइक्वल है, अमीर लोग बहुत ही अमीर है, राइट, और पुअर लोग बहुत ही ज्यादा पुअर है, और मिडिल क्लास के लोग ज्यादा नहीं है, तो ऐसे इकोनॉमी में ज्यादा डिमांड नहीं होती, क्योंकि डिमांड सिर्फ रिच लोग से ही आती है जो कम है। पुअर लोग तो ज्यादा डिमांड ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर रिलेटिवली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है तो ऐसी इकोनॉमी में मिडिल क्लास लोग भी ज्यादा होते हैं, राइट, जिनके पास ठीक ठाक मीन्स है खरीदने की। सो इन द इकोनॉमी वेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल, जहाँ पे काफी सब्सटैंशियल मिडिल क्लास वर्ग के लोग हैं, तो यहाँ पे डिमांड ज्यादा होती है चीजों की। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट सेज कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। देखिए आपको क्रेडिट फैसिलिटी कितनी मिलती है? क्या आपको वो इंस्टॉलमेंट में चीजें खरीदने की फैसिलिटी मिलती है, ईएमआई में? इन दैट केस ड्यूरेबल जो चीजें है ना उनकी डिमांड ज्यादा होती है। जैसे कि मान लीजिए फ्रिज, ठीक है, या फिर गाड़ी, ठीक है, ये चीजें लोग नॉर्मली ईएमआई में खरीदते हैं, राइट, क्योंकि एक ही साथ खरीदने में ज्यादा पैसा लगता है जो कि लोगों के पास नहीं होता। लेकिन अगर ईएमआई में वो खरीदते हैं तो उनको मंथली सर्टन रुपीस ही देना पड़ता है, जो कि उनके लिए अफोर्डेबल हो जाता है। So if you provide your population with EMI facility, with credit facility, तब वो चीजों की डिमांड करेंगे, ड्यूरेबल चीजों की। अगर नहीं प्रोवाइड करोगे तो डिमांड कम हो जाती है। और इंटरेस्ट रेट भी मैटर करती है। देखिए आप लोन देते हो, आप EMI फैसिलिटी तो देते हो, लेकिन अगर इंटरेस्ट बहुत हाई चार्ज करते हो तो लोग फिर EMI नहीं लेंगे। लेकिन अगर ठीक ठाक इंटरेस्ट है तो लोग फिर लेंगे EMI फैसिलिटी, राइट, और चीजों की डिमांड भी करेंगे। देन देयर आर सर्टेन गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑल्सो जो आपकी डिमांड को चेंज करती है। देखिए सर्टेन गुड्स में काफी हाई टैक्सेस लगाई जाती है, जिसकी लग्जरी गुड्स में तो लोग इतना इंकरेज नहीं होते। अब अमीर लोग तो इंकरेज होते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं फिर वो ऐसी चीज खरीदने में इंकरेज नहीं होते, तो डिमांड कम हो जाती है ऐसी चीज की। और कई चीजों में गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, जैसे कि सोलर पैनल्स में, राइट, ताकि लोग ज्यादा खरीदे इनको, और सब्सिडीज देने के बाद ये चीजें थोड़ी सी सस्ती पड़ जाती है, राइट, तो लोग इनको खरीदते हैं। तो गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसीज के थ्रू डिमांड को चेंज करती है। देन देयर आर अदर फैक्टर्स, इनके अलावा भी अदर फैक्टर्स है, जैसे कि वेदर कंडीशन भी डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है। अगर कहीं जगह बहुत ठंडी जगह है तो वहाँ पे विंटर क्लोथ्स की, जो विंटर में फूड आइटम्स खाते हैं उनकी ज्यादा डिमांड होती है। अब हमारा देश थोड़ा गर्मी होता है, राइट, तो यहाँ पे समर टाइप की चीजों की ज्यादा डिमांड होती है, समर क्लोथ्स। और खाना भी हम इस तरह से खाते हैं, लाइट खाना खाते हैं जो गर्मी के लिए ठीक होता है। अब सिमिलरली बिजनेस कंडीशन, राइट, वेल्थ, एजुकेशन लेवल, मैरिटल स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक क्लास, हमारी कल्चर, हमारी हैबिट, हमारे कन्वेंशन, ठीक है, ये चीजें भी डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है। अब फेस्टिवल के टाइम पे जनरली ज्यादा डिमांड होती है सर्टेन चीजों की, राइट, बिकॉज ऑफ आवर सोशल कस्टम्स, बिकॉज ऑफ आवर हैबिट, कन्वेंशन। देन सेल्समैनशिप भी मैटर करती है। देखिए एक बिजनेस एक चीज बना रहा है तो वो कितने अच्छे से एडवर्टाइज कर पाएगा, उसको कितने अच्छे से बेच पाएगा, वो चीज भी इन डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है। अगर बहुत ही अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट है तो लोग वो चीज खरीदते हैं, राइट। सो एडवर्टीजमेंट एंड सेल्समैनशिप ऑल्सो मैटर। तो मोटा मोटी हमने सारे फैक्टर्स देख लिए जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है, राइट। तो ये तो मेजर फैक्टर्स, इनके अलावा भी हो सकता है, लेकिन ये मेजर फैक्टर्स हमें जानना जरूरी होता है। हर एक बिजनेसमैन को ये जानना जरूरी होता है, क्योंकि उस हिसाब से फिर वो अपने बिजनेस डिसीजन ले सकता है, वो डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकता है, राइट।
सो विथ दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा, फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा, और कुछ भी चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो सून। तो मिलते हैं आपसे जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।